हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू DICS। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इवेंट जो हमारे न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। हाल ही में हमने देखा न्यूज़पेपर में E20 पे कई ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, दैट इज़ इथेनॉल ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल। इसमें हाल ही में अभी जो न्यूज़ आई है ये पता चला है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग जो E20 था वो फेल हो गया है और अब सरकार एक्सप्लोर कर रही है दैट इज़ इसोबुटेनॉल। यानी कि पहले जो इथेनॉल पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जा रहा था, सरकार अब कह रही है कि हम इसोबुटेनॉल बनाएंगे जिसको हम डीजल के साथ ब्लेंड करेंगे। बहुत सारी टेक्निकल वर्ड्स आ गए हैं, तो हम थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे कि हर एक वर्ड का एक बेसिक मतलब है, तो वो चीज़ हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे हमें ये पता है कि न्यूज़ में क्या आया है, E20 का आया है, दैट इज़ ये क्या है, ये एक इथेनॉल ब्लेंडिंग है। ठीक है, और हमें ये पता है कि इथेनॉल क्या है, इथेनॉल एक बायोफ्यूल होता है। अब बायोफ्यूल क्या होता है? बायोफ्यूल वो होता है जो एग्रीकल्चरल वेस्ट में से निकाला जाता है, दैट इज एग्री वेस्ट जो होता है उसमें से एक अल्कोहल बनाया जाता है। एग्री वेस्ट यानी शुगर केन और कॉर्न। नाउ दीज आर एग्री वेस्ट। अब इसमें क्या होता है कि ये एग्री वेस्ट को फर्मेंट किया जाता है, दैट इज फर्मेंटेशन किया जाता है, जिसके अंदर ईस्ट यूज किया जाता है। जब इसको फर्मेंटेशन कर दिया जाता है तब जाके उसमें से एक अल्कोहल बनता है और उसको इथेनॉल कहा जाता है। ये एक बायोफ्यूल बन गया और उस बायोफ्यूल को इथेनॉल कहा जाता है। यानी कि इथेनॉल क्या है, इथेनॉल एक वो बायोफ्यूल है जिसके अंदर प्लांट वेस्ट यानी कि एग्रीकल्चर वेस्ट लाइक शुगर केन और कॉर्न को फर्मेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, एंड वो यीस्ट एक अल्कोहल बनता है, वो अल्कोहल को इथेनॉल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो टर्म क्लियर हो गए। फर्स्ट हमारा बायोफ्यूल क्लियर हो गया और सेकंड हमारा इथेनॉल क्लियर हो गया। अब जो थर्ड टर्म है जो अभी न्यूज में है, दैट इज वेरी न्यू, दैट वाज इसोबुटेनॉल। अब ये भी है तो एक बायोफ्यूल ही, दिस इज ऑल्सो अ बायोफ्यूल। ठीक है, ये भी एक बायोफ्यूल है और इसको भी प्लांट वेस्ट से ही बनाया जाता है, दैट इज शुगर केन एंड कॉर्न। बट इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज द प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड इन द सेंस कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे फर्मेंटेशन किया जाता है, विथ यीस्ट के साथ फर्मेंटेशन किया जाता है। वेरेज इसोबुटेनॉल में जो फर्मेंटेशन होता है वो थोड़ा सा एडवांस फर्मेंटेशन होता है और इसके अंदर जो फर्मेंटेशन में जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स डाले जाते हैं और वो इसोबुटेनॉल करके बनाते हैं एज अ बायोफ्यूल, जिसको सरकार कह रही है कि हम डीजल के साथ ब्लेंड करना चाहेंगे। वेरेज इथेनॉल ब्लेंड का अगर क्या कहा गया कि इथेनॉल ब्लेंड में क्या कहा है, एट प्रेजेंट E20 ब्लेंड है। तो E20 का मतलब क्या है कि जो 20% इथेनॉल होगा और 80% पेट्रोल होगा, राइट। तो दैट इज E20। पहले ये E10 था बट अब हम E20 पे आ गए हैं। तो 20% एथेनॉल, 80% पेट्रोल, और सिमिलरली वो चीज इसमें भी आएगी, दैट इज इसोबुटेनॉल, जिसको डीजल के साथ ब्लेंड किया जाएगा। हालांकि दिस इज स्टिल इन दी ट्रायल स्टेजेस, ये अभी तक हमने आया नहीं है। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें इंपोर्ट कम करना है ऑयल का, फार्मर्स की इनकम इंक्रीज करनी है एंड पॉल्यूशन कम करना है। तो यही सारी बेसिक चीज़ें हैं इसके अंदर, राइट। तो ये हमारा बेसिक्स क्लियर हो गया। अब हम एक्चुअल न्यूज़ पे आते हैं। तो न्यूज़ में सरकार कह रही है कि हम वर्क कर रहे हैं इसोबुटेनॉल पे विद डीजल के साथ ब्लेंड करने के लिए। जब इथेनॉल फेल्ड हो गया तो इथेनॉल फेल होने के बाद हम डीजल के साथ इसको ब्लेंड करेंगे, तो ये सरकार का कहना है। ठीक है, तो अब हम न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं ना। न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट सिंपल है कि सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर कहा कि 20% इथेनॉल को हम ब्लेंड करेंगे विद पेट्रोल बाय 2025। यानी कि अभी जो चल रहा है 2025 तक हमने कहा कि इथेनॉल और पेट्रोल में ब्लेंड होगा जिसके अंदर 20% इथेनॉल होगा और 80% पेट्रोल होगा। ठीक है, इसका फायदा क्या है कि फार्मर की इनकम बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इथेनॉल बनाने के लिए क्या लग रहा है, शुगर केन और कॉर्न, राइट। तो इसका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा सरकार ने एक फिगर बताया था कि फार्मर की 40,000 करोड़ तक इनकम बढ़ेगी ऑल ओवर इंडिया।
क्योंकि उससे क्या होगा कि कॉर्न और शुगर केन की डिमांड इंक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने इसको पुश भी किया, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना था, अपना इंपोर्ट बिल कम करना था और क्लीनर फ्यूल की तरफ जाना था, क्योंकि इथेनॉल है, प्लांट वेस्ट है, तो प्लांट वेस्ट इतना ज़्यादा कार्बन एमिशन नहीं करेगा। ठीक, करेगा तो सही बट थोड़ा कम करेगा। बट जब जब रियलिटी चेक हुई, तो जब E20 रोल आउट हुआ, तो पता चला कि जब ये E20 व्हीकल्स में डाला जा रहा है तो व्हीकल्स का माइलेज कम हो जा रहा है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है कि हमसे ये चीज एक्सपेक्ट की जा रही थी, हमने एक्सपेक्ट किया था, सरकार ने भी ये कहा था कि जब E20 आएगा तो पेट्रोल का भाव कम हो जाएगा। बट हुआ क्या कि यहाँ पे शुगरकेन और कॉर्न की डिमांड बढ़ गई। तो डिमांड बढ़ गई तो उतना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, तो उससे क्या हुआ, इथेनॉल का प्राइस ही बढ़ गया। तो ये एक थोड़ा सा प्राइस डिसअपॉइंटमेंट हमारे लिए रहा, क्योंकि हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि E20 आने के बाद पेट्रोल का प्राइस 15 से 17 रुपए तक लीटर हो जाएगा। बट जब सरकार ने कहा कि इथेनॉल हमने लॉन्च किया, तो पता चला इथेनॉल खुद ही महंगा हो गया। तो ये एक दो मेजर इशू है। पहला क्या हुआ, माइलेज कम हो गया गाड़ी का, एफिशिएंसी कम हो गई, और दूसरा जो प्राइस कम होना था वो हुआ नहीं, यानी कि कंज्यूमर को जो फायदा होना था वो मिला नहीं। ठीक है, हालांकि किसानों को तो भले ही फायदा मिला बट कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं मिला। तो इसलिए सरकार ने कहा कि हम एक ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे, दैट इज इसोब्यूटेनॉल। ओके, सो आई होप आप लोग को कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया होगा दैट व्हाट एग्जैक्टली दिस न्यूज इज अबाउट, कि ये क्यों इतना ज्यादा हाइप कर रहे हैं। ठीक है, अब पॉइंट है कि जब हम इथेनॉल को डीजल के साथ ब्लेंड करते हैं तो वो क्यों फेल्ड हो गया था। ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकलिटी है इसके अंदर। जैसे सबसे पहली चीज है कि अगर हम 10% इथेनॉल ब्लेंड करते हैं डीजल में, तो वो टेक्निकली अनसक्सेसफुल हुआ है। क्यों? पहला है कि इंजन नॉकिंग का एक इशू होता है ना। इंजन नॉकिंग में पॉइंट क्या होता है कि इंजन नॉकिंग क्या होता है कि जब आपने, कई बार ऐसा होगा कि आपके पास व्हीकल है, आपने व्हीकल में गाड़ी स्टार्ट करी या गाड़ी चल रही है, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि इंजन में एयर आ जाता है, द गैप आ जाता है, तो एयर आ जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि इंजन नॉक कर करके शूट करता है, लाइक टक टक टक। तो ये जब इंजन नॉक करता है, ये एक्चुअली हमारे पास जो व्हीकल होता है वो बहुत ही टेम्पररी में नॉक करता है, कि स्टार्टिंग में वो टक 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 करके नॉक करके फिर वो इंजन स्मूथ होने लग जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब इंजन सिलेंडर में फ्यूल होता है वो जनरली बहुत ही स्मूथ वे में बर्न होता है। बट जब इथेनॉल और डीजल मिलके वो इंजन में जाते हैं, एज अ फ्यूल बनते हैं, तो वो अनइवन वे में बर्न होता है, यानी कि वो बर्न हुआ टक, फिर रुक गया, फिर बर्न हुआ टक, रुक गया। सो दैट इज नोन एज इंजन नॉकिंग। तो इंजन नॉक होने लग जाता है। फिर सेकेंड चीज क्या है कि एक कैरेक्टरिस्टिक है इथेनॉल की कि वो हाइग्रोस्कोपिक है, यानी कि ये हवा में से पानी एब्जॉर्ब करता है। तो जब ये हवा में से पानी एब्जॉर्ब करता है, फिर ये डीजल के साथ ब्लेंड होता है, और फिर ये जब इंजन में जाता है तो इसमें दो लेयर बन जाती है, यानी कि ये अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता। पहली लेयर बनती है डीजल की और दूसरी लेयर बनती है इथेनॉल की, जिसके अंदर पानी का कंटेंट है। तो ये दो लेयर में बन जाता है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे फेज सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, फिर थर्ड चीज क्या है कि इथेनॉल इज अ हाइग्रोस्कोपिक, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये पानी एब्जॉर्ब करता है। तो इंजन में जितना ज्यादा पानी एब्जॉर्प्शन होगा उतना ज्यादा वहां पे रस्ट आएगा, यानी कि कोरोजन और ज्यादा होता जाएगा। तो ये एक मेजर इशू है। इसके अलावा यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी कम हो जाती है। एनर्जी डेंसिटी इन द सेंस कि जब इंजन ये चीज कंज्यूम करता है, ये इथेनॉल ब्लेंड डीजल कंज्यूम करता है, तो लेट्स से 100% कंजम्पशन, मतलब 100% पेट्रोल डाला गया है, और मतलब 100% ब्लेंड मटेरियल डाला गया है। ब्लेंड मटेरियल इन द सेंस डीजल की अगर हम बात करें, सॉरी नो पेट्रोल, अगर 100% ब्लेंड मटेरियल डाला गया तो उसमें खाली 60% ही कंज्यूम कर पा रहा है, 40% वेस्ट हो जा रहा है। ठीक है, क्यों? और इसलिए कहा जाता है कि इसका माइलेज कम हो जा रहा है। तो ये एक मेजर इशू है। सो दैट इज द लोअर एनर्जी डेंसिटी। तो इसलिए गवर्नमेंट का कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है, दैट इज इसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग, जिससे बोला है कि फ्यूल बेटर हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, एनर्जी डेंसिटी एंड ये सारी चीज़ें एथेनॉल के कंपैरिजन में और ज़्यादा बेटर होने लगेगी इफ़ यू टॉक अबाउट द डीजल इंजन। अब हम इन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। डिफरेंस में सबसे पहले हमने देखा कि एनर्जी डेंसिटी। अब इसके अंदर क्या बोला है कि अगर 100% यूनिट आपने डाला गया है दैट कंपोज ऑफ बोथ इथेनॉल एंड पेट्रोल, ठीक है, अगर 100% आपने यूनिट डाला गया है तो उसमें से सिर्फ 66% ही कंज्यूम कर रहा है, यानी कि जो रिमेनिंग है
वो कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी का क्या है कि ये खाली 66% एनर्जी कंज्यूम कर पा रहा है, तो इसको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। वेर एज इसोब्यूटेनॉल में क्या है कि वो ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ पेट्रोल या डीजल कंज्यूम कर पा रहा है, तो इसकी डेंसिटी काफ़ी हाई है और इसकी डेंसिटी काफ़ी लो है, तो इसलिए इसमें माइलेज कम है इथेनॉल में, और इसोब्यूटेनॉल में माइलेज काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, फिर है ब्लेंडिंग विद पेट्रोल एंड डीजल। तो जो इथेनॉल है वो पेट्रोल के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रहा है, लाइक E10 E20 के साथ, बट डीजल के साथ नहीं हो पा रहा है। वेर एज इसोब्यूटेनॉल क्या होगा, वो पेट्रोल और डीजल दोनों के साथ ब्लेंड हो जाएगा। सो इसलिए सरकार इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाह रही है, क्योंकि इथेनॉल तो हमने करके देख लिया। अब इथेनॉल एक्सप्लोर करने के बाद क्या पता चला कि भाई इससे तो माइलेज ड्रॉप हो रहा है, तो वो जो हमें ऑब्जेक्टिव था वो तो हो नहीं पाया, इंजन खराब हो रहा है, तो और ज़्यादा एनर्जी लग रही है। माइलेज ड्रॉप होना इन द सेंस कि गाड़ी की एवरेज कम हो रही है, एवरेज कम होगी तो ऑब्वियसली पेट्रोल और ज़्यादा खाएगी, ये चीज़ है। ठीक है, फिर थर्ड है हाइग्रोस्कोपिक, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। सो दैट मीन्स कि जो इथेनॉल है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो जितना ज़्यादा इथेनॉल वाटर एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो भले ही पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो, वहाँ से कोरोजन ज़्यादा होगा, राइट। एंड सेकेंड इशू क्या है कि स्टोरेज इशू है, क्योंकि हवा में से पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, अब हवा तो लगेगी, राइट, हवा तो लगेगी, और जितनी ज़्यादा हवा लगेगी उतना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, और जितना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा इथेनॉल, उतना ज़्यादा उसके अंदर इंजन नॉकिंग का इशू आएगा, फेस सेपरेशन का इशू आएगा, फिर वो डीजल हो या पेट्रोल हो। फिर जो थर्ड आ जाता है इसोब्यूटेनॉल में, ये लेस हाइग्रोस्कोपिक है, ये बहुत, ये कंपैरेटिवली इथेनॉल के कंपेयर में ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है इन स्टोरेज एज वेल एज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सो दीज आर द थ्री डिफरेंसेस। इसके अलावा तीन और डिफरेंसेस है, लाइक इंजन कंपैटिबिलिटी। इंजन कंपैटिबिलिटी में यहाँ पे इथेनॉल में क्या है कि हमें फ्लेक्स फ्यूल मॉडिफिकेशन की तरफ जाना है ना। फ्लेक्स फ्यूल मॉडिफिकेशन जो ब्राज़ील करता है, फ्लेक्स फ्यूल मॉडिफिकेशन यानी कि वो टाइप का इंजन जो सीएनजी भी यूज़ करता है, वो पेट्रोल भी यूज़ करता है, उस तरीके के हमें मॉडिफिकेशंस लाने ज़रूरी है, जो ब्राज़ील में है। ब्राज़ील में काफ़ी सक्सेसफुल है ये चीज़, राइट। वेर एज इसोब्यूटेनॉल क्या, इट इज़ क्लोजर टू पेट्रोल डीजल प्रॉपर्टी, सो इट इज़ वेरी मच ईजियर फॉर ब्लेंडिंग। वेर एज यहाँ पे क्या चाहिए आपको, वो टाइप के इंजन चाहिए जो फ्लेक्स फ्यूल टाइप के इंजन हो, यानी कि हर एक फ्यूल एक साथ में वो बर्न कर सके, और कोई भी फ्यूल हो, वो भले वो सीएनजी है, पेट्रोल है, डीजल, वो सब यूज़ कर सके। सो दिस इज़ वेरी एडवांस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, हम अभी तक यहाँ पहुँचे ही नहीं है, हमारे इंजन हम इतने ग्रो ही नहीं कर पाए, वैसे हम इस टाइप के इंजन ग्रो कर रहे हैं, हम पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन अच्छे से बना पा रहे हैं। ठीक है, जो थर्ड है, थर्ड इज़ द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, कि ये क्लीन है एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल, बट यहाँ पे एफिशिएंसी लॉस ज़्यादा है। तो एफिशिएंसी लॉस ज़्यादा होगा तो यहाँ पे यूज़ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना इसका माइलेज कम है, माइलेज कम होगा, एवरेज कम है, तो हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। वेर इज इसका क्लीन है और ये हायर एफिशिएंसी है, तो इसका माइलेज ज़्यादा है, ये 90% ऑफ एनर्जी डेंसिटी है, इसकी हायर डेंसिटी है, तो ये काफ़ी कम एमिशन करेगा पर किलोमीटर पे। वेरेज हम लास्ट अगर देखते हैं जो करंट स्टेटस है इंडिया में ऑफ इथेनॉल का, E20 तो रोल आउट हो गया, बट इसके अंदर कई सारे इश्यूज आ रहे हैं, लाइक माइलेज और कॉस्ट इशू का आ रहा है। वेरेज इसोब्यूटेनॉल इज स्टिल इन द ट्रायल स्टेज, ये ट्रायल स्टेज पे है कि 10% इथेनॉल अंडरवे, ये अभी 2025 में शुरू हुआ है कि हमने अब इस पे ट्रायल स्टार्ट किया है। सो इट विल टेक अनदर सेवरल ईयर्स, आई मीन इसमें टाइम लगेगा अब। ठीक है, अब अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम समझते हैं, तो ये लॉन्च हुआ था 2003 में, बट ये फॉर्मल इसको पुश मिला था 2014 के बाद ही, जब सरकार चेंज हुई थी। ठीक है, और फिर इन्होंने टारगेट बनाया गया 20% ब्लेंडिंग विद पेट्रोल बाय 2025 में, और अचीवमेंट में हमने पहले E10 अचीव किया था 2022 में, फिर हमने E20 रोल आउट किया कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ 2023 में, और अब हमने हर जगह पे ये रोल आउट कर दिया है। इसका गोल वही था, ऑयल इंपोर्ट कम करना है, और एक किसानों के लिए स्टेबल मार्केट बनाना है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना है। बट लिमिटेशन इसकी यही आई कि इथेनॉल वर्क्स विद पेट्रोल नॉट विद डीजल, तो यहाँ पे हमें इसोब्यूटेनॉल पे शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि दे आर स्टिल डीजल इंजन जो हम यूज़ करते हैं, लाइक ट्रैक्टर्स, जो किसान है वो ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं, उनके लिए हमें चाहिएगा। अब इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या था, तो हमने देखा था कि ये शुगर केन और कॉर्न फार्मर्स के लिए यूज़ होगा। ठीक है, फिर गवर्नमेंट डेटा ने बताया कि ये 42,000 करोड़ हम एक्स्ट्रा अर्न करेंगे सिंस ब्लेंडिंग बिगेन से, एंड जो प्राइसेस है कॉर्न की वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि किसान अब ज़्यादा कमाएंगे।
एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो बायोफ्यूल की डिमांड है वो भी और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। तो एक नया एग्री मार्केट बनेगा जो सिर्फ शुगर या जैगरी नहीं बना रहा, वो इथेनॉल भी बना रहा है, राइट। इसके अलावा हम डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम बायोफ्यूल्स को यूज़ करेंगे जो हमारे फार्म इनकम और सरप्लस ईयर्स को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। तो दीज वर द इनकम एंगल और E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग में। अब इंडस्ट्री की अगर हम बात समझते हैं कि इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रही है इसमें, तो एक इंडस्ट्री में एक एसोसिएशन दैट इज इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। अब इन्होंने डिमांड किया है कि शुगर केन का जो FRP है दैट इज फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस वो इंक्रीज करो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो चुका है तो FRP भी इंक्रीज होना चाहिए। सेकंड बोला है कि जो MSP है फॉर शुगर वो इंक्रीज करने की ज़रूरत है, यानी कि रिवाइज करने की ज़रूरत है। थर्ड बोला है कि हमारे पास जो परमिसेबल एक्सपोर्ट कोटा है फॉर शुगर का उसको भी इंक्रीज करने की ज़रूरत है, राइट। इनका आउटलुक यही था क्योंकि इन्होंने ये समझा है कि जो शुगर आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो शुगर का प्रोडक्शन है वो 349 लाख टन हो रहा है विच वॉज हायर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। एंड जो हमारे हार्वेस्ट है वो हेल्दी हो रहे हैं, यानी कि जो लाइक गुड मानसून सीजन हुए लाइक महाराष्ट्र में कर्नाटका में, तो उसके चलते हमारा हार्वेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो रहा है। सो इट्स एन हेल्दी काइंड ऑफ हार्वेस्ट, राइट। जो पॉलिसी टेंशन आ रहा है इसके अंदर ये है कि हमें फार्मर इनकम को बैलेंस करना है, प्लस हमें कंज्यूमर प्राइसेस और एक्सपोर्ट पॉलिसी, तो ये तीन चीज़ों का बैलेंस बना के चलना है कि फार्मर्स को भी फ़ायदा हो, कंज्यूमर को भी फ़ायदा हो और हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस भी अच्छे से ग्रो हो। तो ये बैलेंस बनाना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। फिर अगर हम एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिंकेज करें, तो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ऑयल इम्पोर्ट कम होगा, ठीक है। फिर दैट वाज एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से। एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा, हम क्लीन कंबशन करेंगे एज कम्पेयर टू द फॉसिल फ्यूल, अर्बन एयर पॉल्यूशन कम होगा। और चैलेंज में इसके पास यही है कि शुगर कल्टीवेशन के लिए हमें पानी बहुत चाहिए होता है, तो इट्स अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, तो हमें क्रॉप डाइवर्सिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, मतलब हमें ये भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि शुगर के अलावा और किस में ये प्रॉपर्टी है टू मेक एन अल्कोहल जो लेटर ऑन फर्मेंटेशन से इथेनॉल बन सके एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीड बताई गई दैट इज फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स जो पेट्रोल पे चल सके, इथेनॉल पे चल सके, CNG पे चल सके, या फिर हम उसको ब्लेंड कर सके। जो अभी करंट एक्सप्लोरेशन है हमारा वो ये है कि CNG प्लस इसोबुटानॉल ब्लेंड किया जा रहा है फॉर ट्रैक्टर्स के लिए, ट्रैक्टर के लिए ये किया जा रहा है। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि जो ग्लोबल मॉडल को फॉलो कर रहे हैं कि जो ब्राज़ील है वो 100% इथेनॉल पे चल रहा है, दैट इज़ E100। सो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है, हम इसको एज अ रोल मॉडल बना रहे हैं। और इंडिया का फ्यूचर यही है कि हमें रूरल मोबिलिटी लेके आनी है, फार्म मैकेनाइजेशन लेके आना है, एंड बायो अल्कोहल फ्यूल्स हमें और ज़्यादा बनाने हैं। सो दिस वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव दैट इज़ फ्लेक्स फ्यूल फ्यूचर। ओके, तो हम देख सकते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड में हमें सिंपल यही चीज़ रखनी पड़ेगी कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो ट्रायल है लाइक इसोबुटानॉल डीजल ब्लेंडिंग उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, हमें फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें शुगर केन से बियॉन्ड डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, लाइक मेज़ है, ब्रोकन राइस है, अदर टाइप के एग्रीकल्चरल वेस्ट है, हमें उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा ताकि हम एक पे डिपेंडेंट ना रहे, और वाटर इंटेंसिव क्रॉप भी काफ़ी ज़्यादा है। थर्ड है कि फार्मर प्रोटेक्शन लाना पड़ेगा, हमें FRP और MSP हाइक लिंक करना पड़ेगा विद द प्रोडक्टिविटी गेन्स, कि जितना प्रोडक्टिविटी गेन हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली इसको लिंक करो। फिर कंज्यूमर का बैलेंस बनाना है ताकि वो E20 और E10 को ब्लेंड कर सके विद डिलीवर प्राइस एडवांटेज और एफिशिएंसी। एंड देन हमें सस्टेनेबिलिटी भी लेके आनी है, लाइक वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स है, क्रॉप रोटेशन है, और फिर हमें एक्सपोर्ट भी बढ़ाना है। ये सारी चीज़ें रहती है। तो अगर मैं इसको हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लिंक करते हैं दैट हमारे सिलेबस से कहाँ लिंक है, तो ऑब्वियसली GS3 में ये तीनों सब्जेक्ट में आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आएगा, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फार्मर्स इनकम और सब्सिडीज, एक्सपोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आएगा, फ्यूल ब्लेंडिंग इनोवेशंस, फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स, एनवायरनमेंट में आएगा, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट, और GS1 में आएगा दैट इज ज्योग्राफी, शुगर केन डिस्ट्रीब्यूशन
एंड मानसून डिपेंडेंसी। और उसके बेसिस पे हम PYQ देखें, देयर सेवरल PYQs। जैसे एक 2016 में आया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बायोफ्यूल्स पे, इंडिया में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बायोफ्यूल्स इन इंडिया, एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज पे पूछा गया है। फिर 2018 में पूछा सब्सिडीज़ का इम्पैक्ट क्या है रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट पे। एंड देन 2020 में पूछा कि फूड सिक्योरिटी वर्सेस पॉलिसी रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर क्या है। तो इन कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि इंडिया की बायोफ्यूल जर्नी में कई सारे प्रॉमिस भी हुए हैं और कई सारे पिटफॉल्स भी हुए हैं। सो दैट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग जो हुआ है पेट्रोल के साथ सक्सेसफुल तो हुआ, बट ये फेल्ड हो गया विद डीजल। तो यहाँ पे हम एक नया पाथ लेके आ रहे हैं, डेट इज़ आइसोबुटेनॉल, जो एक नया पाथ लेके आएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि फार्मर्स तो इसमें से कई सारे गेन किए हैं, बट कंज्यूमर का इसमें से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में हम ये भी कह सकते हैं कि हमें 3 मेजर गोल को बैलेंस करना पड़ेगा। पहला, किसानों का इनकम। दूसरा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, की हमें इंपोर्ट कम करना है। तीसरा, हमें हमको एनवायरमेंटली और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाना है, यानी कि जो वाटर स्ट्रेस है उसको अवॉइड करना है, फूड वर्सेस फ्यूल का कॉन्फ्लिक्ट है उसको अवॉइड करना है। तो अगर इंडिया साइंस, एग्रीकल्चर और पॉलिसी को इंटीग्रेट कर लेगा तो हम इसोब्यूटेनॉल को और बेटर वे में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा हमारी इकोनॉमी के। राइट, so this is it from today's video. In the coming video we'll be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.